साथियों, एक बात बहुत दिनों से लोगों के दिमाग में घूमती रहती है कि भारत सरकार ने 29 लेबर कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाई। कोड ऑन वेजेस पास किया 2019 में और बाकी 3 को पास किया 2020 में, लेकिन अभी तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अब मैं आशा कर रहा हूं कि जो नई रोजगार नीति गवर्नमेंट अभी डिक्लेयर करने वाली है, क्योंकि भारत सरकार पर प्रेशर है कि वह फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करे ताकि इन सब का पालन आराम से किया जा सके। आइए तो हम उसी की चर्चा करते हैं। नई राष्ट्रीय रोजगार नीति NEP 2021 की हम बात कर रहे हैं। यह नई राष्ट्रीय रोजगार नीति, न्यू नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, आशा कर रहे हैं कि या तो इस साल के अंत दिसंबर तक और नहीं तो 1 जनवरी 2022 से यह पॉलिसी लागू होगी और उसमें जो 4 श्रम संहिताएं हैं, मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम करने की स्थिति की संहिता, इन सब का समावेश कर उसको लागू किया जाएगा। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन की तारीख अब शीघ्र आने वाली है। इसके पीछे भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन और एक जो आपका माइग्रेंट लेबर एक्ट है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेबर जाती है, उसका पालन, प्लस जो भारत सरकार ने 4 सर्वे कराए थे, उन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर एक नई रोजगार नीति, जो मैंने अभी बात की, उन सब को लेकर आने वाली है। इस नई राष्ट्रीय रोजगार नीति में ILO की 2006 की रोजगार संबंध सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब का अपना प्रेशर है कि भारत जब तक ILO की रिकमेंडेशंस को लागू नहीं करता, तब तक भारत में नया निवेश करने में रिस्क है। इसीलिए भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समावेश किया, जैसे मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति संहिता, इन सबको लागू किया। और इनमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की बात की गई है, क्योंकि यदि जो लेबर कन्वेंशंस हैं, ILO के जो लेबर कन्वेंशंस हैं, उनको पालन नहीं किया जाता तो ILO का प्रेशर भारत सरकार पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक भारत सरकार ने, जो मैं आपको 6 नाम दे रहा हूं, इनको रेटिफाइड किया है भारत में। एक है फोर्स लेबर कन्वेंशन, दूसरी है एबोल्यूशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, तीसरा है इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, चौथा है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। और अभी तक जिनके लिए ILO बराबर प्रेशर बना रहा है, हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, वो 2 अभी भी बाकी हैं। वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन नंबर 87 और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 98। तो इन दोनों का पालन करने के लिए और भारत सरकार ने अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए जो लेबर कोड में नए परिवर्तन लेकर आई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनसे आने वाले समय में काफी कुछ भारत में चेंज आएगा, एम्प्लॉयर्स पर प्रेशर बढ़ेगा, लोगों को रोजगार की जो अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनसे सुधार की संभावनाएं बढ़ने की बहुत प्रबल संभावना है।
आइए अब बात करते हैं कि जो नई हमारी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आ रही है उसमें क्या है। नंबर 1, एक तो रोजगार की परिभाषा में बदलाव। अभी तक हम जो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड की बात करते थे उन सबको इसमें जोड़ा गया है। इस सब में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और इस तरह के बहुत सारे वर्कर्स को भी जोड़ा गया है ताकि उन पर भी श्रम कानूनों का प्रावधान लागू हो और उनकी भी जिंदगी बेहतर बने। नंबर 2, राष्ट्रीय रोजगार नीति का हिस्सा बनने में नई परिभाषाओं में इन सबको जोड़कर इन सबको उन जो हमारे 4 कोड है, श्रम कोड है, उन अम्ब्रेला के नीचे इनको लाया गया है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी की बात को महत्व दिया जा रहा है। दूसरा, वेज की परिभाषा सब में एक साथ एक सी की जा रही है। मजदूर या वर्कर की परिभाषा ठीक की जा रही है और इसका एक और उद्देश्य है सभी श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत लाना। अभी कुछ उद्योग आते हैं, कुछ श्रमिक नहीं आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दुकानों पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले और बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो अभी तक इन सब के अंदर नहीं आते हैं। उन सबको लाना इस पॉलिसी का हिस्सा है और इनके आने से जब ये नए कानून लागू होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि 1 जनवरी 2022 से नई नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के साथ भारत सरकार इनको अवश्य लागू करेगी, क्योंकि भारत सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय श्रम कानून बन चुके हैं लेकिन राज्य सरकारें अपने अपने कानून नहीं बना पा रही हैं। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि केंद्र की बात, जहां केंद्र की अपनी सरकार है, वो स्टेट भी इनको लागू करने में पीछे जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे हिडन एजेंडा हो सकते हैं, लेकिन उनसे जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अपेक्षित परिवर्तन क्या होंगे, जिनको मैंने लिखा है रोरिंग स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नंबर 1, रोजगार का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि जब हम गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे वर्कर्स को भी लेबर लॉ के नीचे लाएंगे तो उनकी जिंदगी बेहतर होगी, उनका दायरा बढ़ेगा। नंबर 2, इस कदम से भारत के औपचारिक कार्यबल में जो फॉर्मल वर्कफोर्स है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जब लोगों को ये कानून आने से उनको भी बेनिफिट देना पड़ेगा तो बेहतर होगा कि लोग अपने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या कैजुअल या आकस्मिक या किसी और रूप में अपने नंबर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, ऐसे श्रमिकों को श्रम संबंधित लाभ मिलेगा। कैसे श्रमिकों को? जो अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो यह एक बड़ा नंबर है जो अभी तक अनकवर्ड है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, जितने भी हमारे ओला है, उबर है, स्विगी है, तो इनमें आए दिन, अर्बन क्लैप है, इनमें आए दिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में या गिग वर्कर्स में भी अब कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात उठने लगी है और वो भी अपने संबंधों को समझने लगे हैं। अपना हित संभालना उनकी जिम्मेवारी बन रहा है। बहुत सारे एनजीओ इसमें उनके साथ जुड़कर इनको पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर जो बड़ा जिम्मेदारी आएगी, जिसके लिए बार बार इसको आगे खींचा जा रहा है, नियोक्ताओं की देनदारी बढ़ सकती है, क्योंकि न्यूनतम वेतन की जो बेसिक दर है वो बढ़ जाएगी। साप्ताहिक अवकाश देना आवश्यक होगा, मजदूरी के साथ वार्षिक अवकाश देना आवश्यक होगा, इंश्योरेंस की बात की जाएगी। उसके अलावा अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ इनको दिए जाएंगे और वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा जैसे ग्रेच्युटी है, पेंशन है और बहुत सारे प्रोविडेंट फंड के लाभ हैं। इन केस ऑफ डेथ वर्कमैन कंपनसेशन है। उन सबका दायरा बड़ा हो गया है, उनके नंबर्स को अब बहुत बड़ा कर दिया है और उनका पालन नहीं करने पर उनके जो फाइन्स हैं वो भी बहुत बड़े हो गए हैं। उसके अतिरिक्त जो नए लेबर कोड्स आए हैं
उनमें एम्प्लॉयर्स की बाइंडिंग को ज्यादा बढ़ा दिया, उन पर फाइन भी ज्यादा हो गया और इम्प्रिजनमेंट का भी कवरेज उसमें लाया गया है, तो उनका पालन तेजी से होगा। नंबर नेक्स्ट है, कर्मचारी और नियोक्ता संबंध कार्य के प्रदर्शन द्वारा शासित होंगे। अभी परमानेंट जो शब्द है वो खत्म हो जाएगा। हाउ एम्प्लॉइज परफॉर्मिंग दैट वुड बी मोर इफेक्टिव, उसको एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को ज्यादा ध्यान में दिया जाएगा। हर आदमी को अपनी परफॉर्मेंस संभालनी होगी। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में या कहीं ऐसी जगह जहां लोग काम नहीं करते हैं, हो सकता है आने वाले समय में उन पर वर्क प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि यदि वो काम नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी डेवलप नहीं करेंगे, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं करेंगे, अपनी स्किल को या अपनी कॉम्पिटेंस को और नहीं बढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में उनको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अब टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बड़ा इजी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, जो एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके नियमों और उनकी कंडीशंस और रूल्स को अब मान मिलेगा। नौकरी में कोई स्थायित्व की बात नहीं होगी, कोई नहीं कह सकता कि मैं परमानेंट हूं। किसी का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए हो सकता है, किसी का 2 साल का हो सकता है, किसी का 1 साल का हो सकता है, किसी का सर्विस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी में, जैसे ओला है, उबर है, स्विगी है, ये सब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आने वाले टाइम में ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ेंगे। तो जो हमारे एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म है वो ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव करेगा, लेकिन जब उन पर लेबर कोड का दायरा बढ़ेगा तो उन सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है वो कम होगी और लोगों को एक जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो हम बात करते हैं मास्लो की थ्योरी में, जो बेसिक नीड है, वो मिनिमम वेज से ऊपर उठकर फेयर वेज की ओर जाने पर उनकी भी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। अंतिम इसमें जिस पर फोकस होगा वह होगा कौशल विकास पर महत्व। जब तक हम अपनी स्किल को या अपनी कॉम्पिटेंस को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक अब हम जॉब में नहीं रह सकते। अब हमें मल्टी स्किलिंग सीखनी होगी या स्पेशलाइज स्किल सीखनी होगी। उसका एक कारण भी है कि अब डिजिटलाइजेशन या यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब साधारण तरीके से काम नहीं हो सकता। दूसरा, जो प्राइवेसी है, जो डेटा का मूवमेंट है, वो सोशल मीडिया पर इतना तेज होने लगा है कि अब कोई चीज हिडन नहीं रह सकती। नंबर नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं कि अब एक ग्रुप बनाइए, अपनी इंफॉर्मेशन 1 मिनट में इधर से उधर शेयर कीजिए और अपनी सबको इन्वॉल्व कीजिए। तो जो इंक्लूजन ऑफ वर्कर्स है वो बढ़ता जाएगा। तो ये बड़े अपेक्षित परिवर्तन हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं और आशा करते हैं कि यह जनवरी 2022 से या उससे पूर्व अब हमारी भारत सरकार इन चारों कोडों को नई राष्ट्रीय एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के साथ, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के साथ लागू कर सकती है। तो इन बदलते परिवेशों को आपको अभी से जानना समझना बहुत आवश्यक होगा। आपका मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर द्वारा आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंधों पर जानकारी दिन प्रतिदिन पूरी करने का प्रयास, जो आप हमें सहर्ष स्वीकार कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें लिखने लगे हैं, हमें अपनी समस्याएं भेजने लगे हैं, हमसे जुड़ने लगे हैं, यह मेरा और मेरी टीम का मनोबल बढ़ाता है और हमें आपका साथ होने का एहसास कराता है। ऐसे ही साथ दीजिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, हमें हमारा मनोबल बढ़ाइए और भारत में एक अच्छी आर्थिक उन्नति की पहल में सहयोगी बनिए। धन्यवाद।